तो आज है हमारे केमिस्ट्री की क्लास। जो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम, हमारा जो है रसायन विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। अब ये रासायनिक बल गतिकी, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी, यानी कि जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसमें हमें क्या क्या घटना देखने को मिलती है, वो सभी घटना इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें इस चैप्टर का जैसे कि आपको नाम से पता चला केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। अब ये रासायनिक बल गतिकी है क्या चीज, रासायनिक बल गतिकी एक शाखा है। तो रासायनिक बल गतिकी एक ऐसी शाखा है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसमें जो उसको जो प्रभावित करने वाले कारक जो है ना, उनके कारकों को अध्ययन किया जाता है, उसी को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन अभिक्रिया में होने वाले जो भी घटना होगी उसके जो प्रभावित करने वाले कारक है, ताप, सांद्रता आदि का अध्ययन करेंगे, इस शाखा को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर व उनकी दर पर अनेक कारकों जैसे सांद्रता, ताप आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब रासायनिक बल गतिकी क्या है, इसके जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या देखेंगे, अभिक्रिया कैसी हो रही है, अभिक्रिया क्या कम हो रही है, अभिक्रिया थोड़ी तेज हो रही है, क्या अभिक्रिया बहुत तेज होती है, समझे, अभिक्रिया कम हो रही है, अभिक्रिया तेज हो रही है, क्या अभिक्रिया मतलब ज्यादा ही तेज हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक जो हमारा, तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे रासायनिक बल गतिकी, इसमें पहली जो हमारी टॉपिक है वो अति मंद अभिक्रिया। अब ये अति मंद अभिक्रिया क्या है, अति मंद अभिक्रिया ऐसी है, देखो एक तो है मंद अभिक्रिया, एक अति मंद और एक तीव्र, या अति मंद, मंद और तीव्र, यानी कि एक तो आराम से चलेगी, एक से थोड़ी तेज चलेगी, एक सबसे तेज चलेगी, समझे। तो ये सबसे ही मंदी चलने वाली अभिक्रिया, समझे। ऐसे अभिक्रिया जो या तो महीनों में होगी या उसे कई वर्ष भी लग जाए, ऐसी अभिक्रिया जो लगभग कई वर्षों में पूर्ण हो, उसे अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देखो ध्यान से, आपके घर में लोहा होगा, क्या आपके घर में लोहा है, आपके घर में लोहा होगा, तो लोहे पे जैसे आपको पता है जंग लगा है, जंग एकदम से लगने का नहीं, तो वो क्या धीरे 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 से लगते लगते साल भी चल जाए, जो कि उसे क्या करता है, गला जाए, किसे, इस लोहे को गला के इसमें बदल जाए, मतलब कबाड़ बनाकर उसे छोड़ देगा। तो ये क्या अति मंद अभिक्रिया। इसकी रिएक्शन देखो, जैसे हमारे पास लोहा है, क्या घर पे हमारे पास लोहा है Fe2, यानी ये क्या आयरन हो गया। आयरन जैसे हमारी जल मिला, यानी लोहे से जैसे जल आया, या तो जल आ जाओ या नमी आ जाओ या ऑक्सीजन आ जाओ, समझे, या जल मिल जाओ या नमी भी आ जाओ या ऑक्सीजन आ जाओ, इससे क्या तुरंत क्रिया करके क्या बनाया होगा, Fe2O3X H2O, समझे। यो क्या, यो किसका फॉर्मूला पता आपको, रस्ट का, किसका, रस्ट, यानी कि जंग, किसका फॉर्मूला है, जंग का, तो जंग बन के छोड़ देगा, समझे। तो हमारी जो दूसरी है, हमारी दूसरी अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया। अब मंद अभिक्रिया क्या, मंद अभिक्रिया अति मंद और तीव्र अभिक्रिया के बीच की कड़ी है, समझे। यानी ना तो सबसे कम मंदी चलने वाली, ना ही सबसे फास्ट चलने वाली, हो क्या बीच की, समझे, यो बीच वाली अभिक्रिया। अब बीच वाली अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो होने पर या तो कुछ महीनों में हो जाओ, या कुछ पल में हो जाओ, या कुछ मिनटों में हो जाओ, समझे, मिनटों में घंटों में हो जाओ, तो ये क्या है, मंद अभिक्रिया। इसमें एग्जांपल देखो, कैसे देखो, जैसे हमारे पास H2O2 है, समझे, H2O2, यो काय में टूटा, H2O में और O2 में। अब आप सोच रहे हो ये बराबर का चिन्ह है, देखो यो चूंकि यो रिएक्शन तो कर नहीं रहा, यो क्या टूट रहा है, क्या रहा है, टूट रहा, तो यो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, जब यो टूटेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसी NH4NO2, यानी यो NH4NO2 कहाँ में टूटेगा, नाइट्रोजन और जल में, नाइट्रोजन के अणु में और जल के भी अणु में, समझे। तो यो कौन सी अभिक्रिया होगी, मंद अभिक्रिया, यानी कि यो अति मंद और तीव्र अभिक्रिया के बीच की कड़ी है। हमारे तीसरे नंबर पे जो अभिक्रिया है वो तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या है, देखो जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया पहले ही, ऐसी अभिक्रिया जो तीक्ष्ण हो, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीक्ष्ण क्या है, अब आप सोच रहे हो तीक्ष्ण क्या, तीक्ष्ण यानी कि एकदम का चीज में डाली और तुरंत क्या होगी, रिएक्शन होगी, उसे कहते हैं तीक्ष्ण, समझे, तुरंत के तुरंत रिएक्शन होगी, उसे कहते हैं तीक्ष्ण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो तीक्ष्ण हो, तीव्र अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। अब तीव्र अभिक्रिया कैसे, जैसे आपको पता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, AgNO3 और NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे ही हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो Ag है Cl को लेकर भाग जाओगे, समझे, Cl को लेकर भाग जाओगे। इसने क्या लिया, Ag ने ले लिया Cl और NO3 ने ले लिया Na, समझा, यानी NaCl का Cl को कौन भगा के ले गया, Ag, और NO3 जो है या Na है वो NO3 को लिया है,
समझे। AgCl जो है, AgCl में AgCl NaCl का Cl ले लिया तो क्या बना दिया AgCl, समझे। और जो हमारा Na है, Na ने AgNO3 का NO3 ले लिया, क्या बना दिया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम और CO क्या सोडियम, तो सॉरी यो क्या है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो ऐसे विक्रिया जो तीक्ष्ण तीव्र विक्रिया कहलाती है। तो देखो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, हमारा जो केमिस्ट्री का क्लास 12 का है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स एंड जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी हमारा चैप्टर है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रासायनिक बलगतिकी या काइनेटिक्स है क्या चीज। तो रासायनिक बलगतिकी के बाद हमने जो पढ़ा है वह अभिक्रिया की, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है इसके अंतर्गत हमें वो पढ़ेंगे चैप्टर के अंतर्गत। तो पहले क्या पढ़ा था हमने कि अभिक्रिया के प्रकार थे, कुछ अभिक्रिया ऐसी थी जो मिनटों में होती, कुछ घंटों में, कुछ अभिक्रिया को कई कई साल लग रहे थे। इसमें 3 अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, एक मंद अभिक्रिया, एक तीव्र अभिक्रिया, एक मंद अभिक्रिया और एक तीव्र अभिक्रिया और एक अति मंद अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर। अब यो अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की दर है अभिकारक हो या उत्पाद उसकी सांद्रता परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर कहते हैं। कैसे, देखो हमारे पास A+B है, A+B क्या उत्पाद है यानी कि रिएक्टेंट है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यानी उत्पाद बनेगा जैसे C+D क्या है, C+D है हमारा उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट। तो इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हम इसका फॉर्मूला हमने जब डेराइव करेंगे इसका है रेट बराबर -dr/dt या dp/dt। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे -dr/dt क्यों आ रहा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर क्या आ रहा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो माइनस का चिन्ह है, जो माइनस का चिन्ह इशारा आ रहा है कि देखो R माना रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट की मात्रा हमेशा घटती जाएगी और P मतलब प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस कारण इसमें माइनस और इसमें प्लस है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की औसत दर। अब ये अभिक्रिया की औसत दर क्या है, ये जो हमारी अभिक्रिया की औसत दर है ये है यदि समय अंतराल, देखो अभिक्रिया की औसत दर निकालनी, औसत दर यानी कि औसत यानी कुल दर निकालनी। तो इसका इसमें कैसे निकालेंगे, यदि समय अंतराल डेल्टी में अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता डेल्सी परिवर्तन की दर अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है, समझे। यानी कि यदि उसका अंतराल कितना हो डेल्टी हो, समझो, और उसका जो इसकी सांद्रता भी डेल्सी हो, तो उसकी दर जब उसकी दर क्या लाओगे अभिक्रिया की औसत दर। इसका फॉर्मूला हो गया रेट यानी कि R बराबर डेल्सी अपॉन डेल्टी। अब डेल्सी क्या है अभिक्रिया की सांद्रता और डेल्टी क्या है अभिकारक की जो उसमें लगा समय, समझे। तो एक बार और बता दो, इसी अगर इस फॉर्मूले से कर देंगे, इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, डेल्टी तथा डेल्सी के अनुपात को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अगर एक लाइन में करोगे तो इसे कहेंगे हम डेल्सी तथा डेल्टी के अनुपात को अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। कोई दिक्कत, अगला टॉपिक है हमारा तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। क्या है, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। अब ये तात्क्षणिक क्या है, ये तात्क्षणिक यानी कि तुरंत होने वाली, समझे, तात्क्षणिक तुरंत इधर डाली इधर हमारी रिएक्शन होगी, समझे। तो ये क्या, एक निश्चित समय में अभिक्रिया के वेग को ही अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं, समझे। एक निश्चित समय में अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। जब एक निश्चित समय होगा या सूक्ष्मतम समय होगा, कौन सा समय होगा, सूक्ष्मतम समय। एक डेफिनेशन तो इसकी होगी, दूसरी डेफिनेशन होगी सूक्ष्म समय तथा सूक्ष्म जो हमारे क्या नाम डीएक्स यानी कि जो हमारा वो बन रहा है उसके अनुपात को क्या कहेंगे अभिक्रिया की दर कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी कि एक निश्चित समय में अभिक्रिया के वेग को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे कि अब तक हम पढ़ रहे थे, हमारे अभिक्रिया की दर पढ़ रहे थे, अभिक्रिया का या वेग कह दो या अभिक्रिया का दर कह दो। तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर तो हम पढ़ चुके हैं कि सांद्रता परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वह अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो उनका जो अभिक्रिया जो हो रही है उनके जो वेग है जो आगे को बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, इनको 3 कारक प्रभावित करें। कौन करेंगे, 3 कारक प्रभावित करेंगे। कौन कौन से, एक ताप का प्रभाव,
एक उत्प्रेरक का प्रभाव और एक सांद्रता का प्रभाव। कितने? ताप और एक उत्प्रेरक और एक सांद्रता का प्रभाव। अब ये ताप का प्रभाव कैसे? ताप का प्रभाव कैसे? देखो, यदि हम ताप बढ़ा रहे हैं, समझे, यदि हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन में ताप बढ़ा रहे हैं, और यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप के साथ साथ क्या बढ़ेगा? दाब भी बढ़ेगा। समझे? ताप बढ़ेगी तो ताप के साथ उसका दाब भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो इसके 4 पॉइंट भी कर सकते हैं कि ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो हम जैसे कि ताप बढ़ाएंगे वैसे ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, यानी कि अग्र दिशा में अभिक्रिया बढ़ने को स्टार्ट हो जाएगी। समझे? तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? यह इस कारण बढ़ेगा क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ प्रभावी टक्करों, क्योंकि जब ताप में वृद्धि होगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ताप बढ़ेगा तो ऊपर मतलब गैस फॉर्म में बदलेंगे, तो उसमें बदलेंगे तो वो टक्कर भी क्या होगी? ज्यादा होगी, है नहीं? तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव। अब ये उत्प्रेरक का प्रभाव क्या? आपने देखा होगा, देखो उत्प्रेरक हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे? केमिस्ट्री बायोलॉजी में 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हमारा J1 चैप्टर है, उसमें उत्प्रेरक के बारे में आपको बता रखा। और क्योंकि केमिस्ट्री में भी है, तो जो हमारा उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक एक ऐसी चीज है, उत्प्रेरक एक ऐसी चीज है जो किसी भी अभिक्रिया की दर क्या होगा? बढ़ा देगा। क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। अभिक्रिया की दर ही बढ़ाओगा, कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाने का, बस क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। कैसे? अगर एक अभिक्रिया ए से कहा बनेगी? ए से बनेगी बी, ए से बी बनने में कितने मिनट लग रहे हैं? 5 मिनट। कितने मिनट में लग रहे हैं? 5 मिनट। तो वही जो था वो लगभग इसे खींचकर 0.005 सेकंड तक भी ला सकता है। कौन? उत्प्रेरक। वो डिपेंड रखता है कि कौन सा उत्प्रेरक किस अभिक्रिया में हम उसे लगा रहे हैं। तो उत्प्रेरक बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। उत्प्रेरक बढ़ने पर अभिक्रिया की दर जो होगी हमारी बढ़ जाती है। तो देखो, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, जो हमारे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक रहते हैं चौथे वाले, कौन से? सांद्रता को प्रभावित करने, सांद्रता का प्रभाव। अब सांद्रता का प्रभाव कैसे? जैसे ही सांद्रता बढ़ाओगे तो वो अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो तनुकृत होगी, होगी सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर कौन सी? बढ़ेगी। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें तीन कारक है, एक ताप, उत्प्रेरक और सांद्रता। अब ये ताप क्या है? ताप एक ऐसी चीज है जिसकी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, उत्प्रेरक बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। इसमें तो कुछ भी चीज बढ़ाएंगे उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेग स्थिरांक, यानी कि रेट कांस्टेंट। अब ये वेग स्थिरांक क्या है? ये जो हमारा वेग स्थिरांक है, ये है यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो। क्या कह रहा हूं मैं? यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर कि यदि अभिक्रिया की दर या वेग एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। एकांक यानी कि यदि एक हो, एकांक मतलब एक हो। देखो, जैसे हमारा ए क्या है? ए हमारा रिएक्टेंट, और बी क्या है? बी हमारा प्रोडक्ट। ए से क्या बना? बी बना। जैसे ही ए से बी बनेगा तो यदि मैं अभिक्रिया की दर निकालने लगूं, समझे? मैं कह रहा हूँ यदि अभिक्रिया की दर निकालना लगूं, अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पहले जो था हमारा था वो कि आर बराबर dx अपॉन dt। ये होता तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। कौन सी थी? हो तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर थी थे। तो जैसी हम इसे आगे सोल्व करेंगे, हम जैसे इसे सोल्व करेंगे तो हमारा होगा dx अपॉन dt। क्या जाएगा? dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt किसके समानुपाती है? जो अभिक्रिया बन रही है, समझे? यानी कि मान सपोज x बन रही, तो a क्या है? a तो हमारा जो बन रहा था x मान लो घट रही है, तो a माइनस x होगी। जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा? हमारा k आओगा। समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या होगा? हमारा k आओगा। यो पार्ट अलग है, वाला यो डिब्बे वाला पार्ट यो अलग है, यो पूरा पार्ट इसका अलग है, समझे? इसके जस्ट बाद है, इसके जस्ट बाद है ये वाला पार्ट। यानी कि जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक होगा। तो नियतांक क्या? k है। तो इसका फॉर्मूला होगा dx अपॉन dt बराबर k a माइनस x। क्लियर? तो जैसे ही आपको पता है कि k का मात्रक क्या है? t माइनस 1। k का मात्रक क्या? t प्रति, या t माइनस 1 हो गया। और k हमेशा अभिक्रिया की दर के बराबर होगा। k क्या होगा? k जो होगा अभिक्रिया की जो दर है उसके बराबर होगा। और k का मात्रक कोटि पर निर्भर करेगा। k का मात्रक कोटि पर निर्भर करेगा। अब ये कोटि क्या है? इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में।